अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम यशरब शाह है और मैं एस्पायर पाकिस्तान की ग्लोबल प्रोग्राम मैनेजर हूँ। इसके अलावा नेशनल आइडिया बैंक का जो एवेल्युएशन का प्रोसेस है उसको लीड कर रही हूँ। सबसे पहले मैं तमाम जितने लोगों ने अभी हमें ज्वाइन किया उनको वेलकम कहना चाहूँगी। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना फॉर्मली आज का सेशन अल्लाह ताला के नाम से। तो इसके लिए मैं इनवाइट करूँगी इजहारुल्लाह सैयद को। इजहारुल्लाह प्लीज़ आप तिलावत से इस प्रोग्राम को स्टार्ट करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام صدق الله العظीम। नहीं छुआ होगा उन्हें किसी इंसान ने इनसे पहले और ना किसी जिन ने। सो अपने रब की किन किन नेमतों को जुटलाओगे तुम ए जिन सो इंस। तकिया लगाए बैठे होंगे सब कालीनों पर जो नादर और खूबसूरत होंगे। सो अपने रब की किन किन नेमतों को जुटलाओगे ए इन सो जिन। बहुत बरकत वाला नाम है तेरे रब का जो अजमत और इनाम वाला है। जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह। अब मैं दावत दूंगी सर हसन सैयद को जो कि एस्पायर पाकिस्तान के और नेशनल आइडिया बैंक के फाउंडर हैं और आज का जो सेशन है इसको लीड करेंगे। सर ओवर टू यू। थैंक यू यशरब। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप लोगों के सब अहवाल बेहतर होंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आज सुबह सुबह वीकेंड के ऊपर इस प्रोग्राम में आने का, और मेरी कोशिश ये है कि इस प्रोग्राम को आपके लिए इंटरेस्टिंग बनाऊं। और बुनियादी तौर पर ये एक सीरीज़ है प्रोग्राम्स की जो हम कर रहे हैं, और जिसमें हम तमाम जो लोग, जो इनोवेटर्स, जो थिंकर्स, जो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं, आप ज़रा प्लीज़ माइक्रोफोन्स को वॉच करें, इजहारुल्लाह और यशरब। ओके। तो आप बेसिकली आपको हम एक 6 प्रोग्राम्स की सीरीज़ है जिसमें मुख्तलिफ टॉपिक्स को हम कवर करते हुए आपको एक अच्छे आइडिया को सबमिट कराने तक लेके जाएंगे, ताकि आप लोग सक्सेसफुली नेशनल आइडिया बैंक में अपना आइडिया सबमिट करा सकें और इंशाल्लाह विन करें। ठीक है, विन करें या ना करें, आइडिया सारे अच्छे हैं, और अगर आपके दिल के करीब हैं तो आप उन आइडियाज़ को परसू करें रिगार्डलेस ऑफ विनिंग और नॉट विनिंग। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका उन्वान है कि आइडियाज़ आते कहाँ से हैं। ठीक है, कैसे आते हैं आइडियाज़। अच्छा, मैं लोगों से पूछता हूँ, बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं हमें कोई आइडिया नहीं आता, लेकिन 5 मिनट की गुफ्तगू के बाद वो खुद ही आइडियाज़ लेके आना शुरू हो जाते हैं। हम सब के पास आइडियाज़ आते हैं। ठीक है, तो लिहाजा ऐसा नहीं है कि आप लोगों के पास आइडियाज़ की कोई कमी है, लेकिन ये कि आज की जो हम सेशन है उसमें ये डिस्कस करेंगे कि ये कहाँ पाए जाते हैं। अच्छे आप प्लीज़ मुझे तो ना म्यूट करें। अच्छा, उन जगहों के ऊपर जहाँ पर आइडियाज़ होते हैं वहाँ जाएँ आप, ताकि आपको ज़्यादा आइडियाज़ मिलें। तो ये आज का पर्पज़ है, और मैं आपको कुछ काम भी दूँगा। इस दौरान में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप लोग जो है वो कर भी सकते हैं बाद में, और जो आपको करने के एक्शन आइटम्स हैं वो भी मैं आपको बताता जाऊँगा। तो प्लीज़ अटेंटिव होके रहिएगा। इसके अंदर आपको मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं उसमें मैं आपको हेल्प करूँगा सोचने के हवाले से, और अपने नोट्स भी लीजिएगा ताकि आपको याद रहे। ठीक है, और प्रोग्राम के एंड के अंदर क्वेश्चन एंड आंसर सेशन होगा, जिसके अंदर हम जो भी क्वेश्चंस हैं आपके
मैं उनके जवाब दूंगा, और अगर 1 घंटे तक आप क्वेश्चंस करते रहेंगे तो मैं 1 घंटे तक बैठा हुआ आपको जवाब देता रहूँगा। ठीक है, मेरी स्क्रीन आप सब लोगों को नज़र आ रही होगी नेशनल आइडिया बैंक की। तो जी आज का हमारा टॉपिक है वेयर डू आइडियाज कम फ्रॉम। अच्छा, पहले मेरे बारे में बहुत ही क्विकली, कोई बहुत बड़ा क्या कहते हैं लंबा चौड़ा तारफ नहीं है। मैं फाउंडर हूँ एस्पायर पाकिस्तान। सर ये बार बार आपका ही माइक म्यूट हो जाता है। आप लोग म्यूट जब पे म्यूट ऑल करते हैं, जी यसरब और इजहारुल्लाह, आप लोग जब म्यूट ऑल करते हैं तो वो मुझे भी म्यूट कर देता है, तो प्लीज़ म्यूट ऑल ना करें। आप देखें कि किसका माइक्रोफोन ऑन है, उसको आप मैनुअली म्यूट करें। ठीक है, म्यूट ऑल ना करें। अच्छा जी, तो मेरा जो बेसिकली बैकग्राउंड है टेक्नोलॉजी का है। 30 साल पाकिस्तान से बाहर काम किया, 2019 में पाकिस्तान आया, और जब से पाकिस्तान में काम कर रहा हूँ। और मेरा फोकस जो है वो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप है फॉर यंगर जनरेशन, क्योंकि वही वे फॉरवर्ड है मेरे ख्याल में इस मुल्क के लिए कि हम सब अपने पैरों पे खड़े हों, और जो मुलाजमत की ग़ुलामी का जो हमें पहनाने की कोशिश की जाती है और हमें ट्रेन किया जाता है कि हम एक अच्छी मुलाजमत की तलाश करें, उस से बाहर निकलें और लर्न करें कि हम खुद कैसे अपने पैरों पे खड़ा हो सकते हैं और कैसे हम पाकिस्तान को प्रॉस्पर कर सकते हैं अपने एक्शन से। तो ये मेरा मकसद है। आप लोग मुझे लिंक्डइन पे फॉलो कर सकते हैं अगर चाहें तो, टू स्टे अवेयर ऑफ के मैं क्या कर रहा हूँ, क्या हो रहा है। तो बहरहाल आज का जो मसला है जिसके ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ और जिसके ऊपर हम आइडियाज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे, वो पाकिस्तान का ट्रेड डेफिसिट है। यूँ समझ लें कि हम कमाते कम हैं और खर्च ज़्यादा करते हैं। ठीक है? तो पाकिस्तान का 2021-2022 के अंदर जो ट्रेड डेफिसिट था, यानी हम कितना बाहर से खरीद रहे हैं और कितना हम बेच रहे हैं, वो $40 बिलियन से ऊपर का था। और आपको पता है 2022-2023 के अंदर गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे सख्त मेजर्स किए, जिसकी वजह से इंपोर्ट्स पाकिस्तान की बहुत मुतासिर हुई, और जिसका कैस्केडिंग इफेक्ट जो है वो पूरी इकॉनमी पर पड़ा। लोगों की मुलाजमत के मुतासिर हुई, चीज़ों की कीमतें बढ़ गई, हर शख्स की ज़िंदगी जो है ना वो मुतासिर हुई इससे। ये सस्टेनेबल नहीं है। ना ही ये सस्टेनेबल है कि अचानक से सारी इंपोर्ट्स बंद कर दी जाएँ, और ना ही ये सस्टेनेबल है कि हम $40 बिलियन के डेफिसिट में हर साल गिरे रहें। फिर हमें बाहर जाके लोगों से पैसे ही माँगने पड़ेंगे। ठीक है? तो ये हमारी एक नेशनल प्रॉब्लम है, आज की तारीख में हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम को हम चैलेंज के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं इस साल नेशनल आइडिया बैंक, कि किस तरह हम एक्सपोर्ट को बढ़ा सकते हैं अपनी, और किस तरह हम अपनी इंपोर्ट्स को रिड्यूस कर सकते हैं। अब आप में से ज़्यादातर लोग स्टूडेंट्स हैं और आप लोग सोच रहे होंगे भाई हम क्या कर सकते हैं, इतना बड़ा मुल्क का प्रॉब्लम है, तो बड़े-बड़े लोग नहीं क्या कहते हैं अपना नहीं हल कर पा रहे हैं इसको, तो हमारा क्या इसमें वो है। द रियलिटी इज़ कि बड़े-बड़े लोग प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करते हैं, कौमें प्रॉब्लम सॉल्व करती हैं। कौमें इकट्ठी होती हैं एक मसले के लिए कि हमें ये मसला सॉल्व करना है। पाकिस्तानी बहुत स्मार्ट हैं, पाकिस्तानी मशहूर हैं अपनी इनोवेटिव थिंकिंग के लिए। हम हर तरीके से आउट ऑफ द बॉक्स सोचने के काबिल हैं। बस सिर्फ हमारे दिमाग को बंद कर दिया गया है ट्रेनिंग के ज़रिए मुख्तलिफ तरीकों से, जिससे हम अपने ऊपर भरोसा नहीं कर पाते हैं, और हम जो आइडियाज़ सोच रहे होते हैं उनको परस्यू नहीं कर पाते हैं। तो अगर हम स्मार्ट हैं, हम इनोवेटिव हैं, तो क्या हम ये प्रॉब्लम मिलके नहीं सॉल्व कर सकते? आज मैं आपको ये बताऊँगा कि ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम जो हमारे मुल्क के सामने है, इसको किस तरह सॉल्व किया जा सकता है। अल्लामा इकबाल ने आज से कोई 100 साल पहले कहा था कि जहाने ताज़ा की अफ़कार ताज़ा से है नमूद, कि संग व खिश्त से होते नहीं जहाँ पैदा। कि पत्थर से, मिट्टी से, बिल्डिंगें बनाने से, रियल एस्टेट की मार्केट से नई दुनियाएँ नहीं बनती हैं। नई दुनियाएँ बनती हैं इनोवेटिव आइडियाज़ से। और इनोवेटिव आइडियाज़ किसके पास होते हैं? वो लोग जो सोचते हैं, जिनको अल्लाह ताला ने इल्म दिया है, जिनको अल्लाह ताला ने दिमाग दिया है। अगर आप समझते हैं कि आपके पास अच्छा दिमाग है, अगर आप समझते हैं कि आपकी नॉलेज अच्छी है, तो कोई रीज़न नहीं है कि आप अच्छे आइडियाज़ नहीं ला सकते हो। तो आज मैं आपको बताऊँगा कि अच्छे आइडियाज़ कहाँ होते हैं, ताकि अगर आपने अच्छे आइडियाज़ लेकर आने, तो आप उन जगहों के ऊपर जाएँ जहाँ से आपको अच्छे आइडियाज़ मिलेंगे। ठीक है? तो अच्छा, अगर मेरी आवाज़ बंद हो जाए प्लीज़ तो आप लोग बता दें, क्योंकि मेरे पास कोई ज़रिया नहीं है जब मैं बात कर रहा हूँ ये जानने का कि मेरी आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है। तो आपको माइक्रोफ़ोन अनम्यूट करके ही बताना होगा। अच्छा जी, तो सवाल ये पैदा होता है कि नए आइडियाज़
कहाँ होते हैं और हम किस तरीके से उन नए आइडियाज़ को ढूंढ सकते हैं और किस तरह ये आइडियाज़ जो हैं वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक बता दूं, आप में से जो लोग इंजीनियर्स हैं और जो लोग इवन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की साइड के ऊपर भी हैं, वो सब ये जानते हैं कि जो बड़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होती है उसको छोटी प्रॉब्लम्स के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, क्योंकि एक बड़ी प्रॉब्लम को एक साथ एकदम से नहीं एड्रेस किया जा सकता, वो बहुत कॉम्प्लेक्स होती है। इसी तरह पाकिस्तान का ये जो करंट प्रॉब्लम है, ये एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है और इस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें इसके छोटे-छोटे पीसेस के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। बुनियादी तौर पर आइडियाज़ जो हैं 5 जगहों से हासिल किए जा सकते हैं और मैं आपको एग्ज़ाम्पल्स भी दूँगा। 5 जगह हैं। जगह नंबर 1, इंसान की नॉलेज की हद, जहाँ पे इंसान नई चीज़ें दरियाफ़्त कर रहा है, वहाँ पे बहुत सारे नए आइडियाज़ हैं। मैं आपको एग्ज़ाम्पल भी दिखाऊँगा। नंबर 2, मुस्तक़बिल के बारे में सोचें कि मुस्तक़बिल कैसा होगा और जितना ज़्यादा मुस्तक़बिल के बारे में आप लर्न करेंगे, और मैं मुस्तक़बिल नॉन साइंटिफिक अंदाज में सोचने की नहीं बात कर रहा, साइंटिफिक मेथड से मुस्तक़बिल के बारे में जानें, जिसको फोरकास्टिंग कहते हैं या जिसको क्या कहते हैं, अपना इनसाइट कहते हैं। फ्यूचर की इनसाइट होना कि फ्यूचर जो है, मुस्तक़बिल जो है वो कैसा होगा। जितना अच्छा मुस्तक़बिल को जानेंगे, उतना ज़्यादा आपके दिमाग में आइडियाज़ आएँगे कि उस मुस्तक़बिल के लिए आप तैयार हों, अच्छे आइडियाज़ के साथ। तीसरा जो एरिया है कि आज आप क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। जैसे हमने ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट की डेफिसिट की प्रॉब्लम को हमने उठाया, हमने कहा कि ये एक प्रॉब्लम है जो हम फेस कर रहे हैं। हम हर रोज प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, तो जो प्रॉब्लम्स आज फेस कर रहे हैं वो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है, मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। चौथा जो एक तरीक़ाकार है वो ये कि हिस्टोरिक जो चेंज होती आ रही है उसकी बुनियाद पे सोचें कि ये चेंज जो है वो लोगों की ज़िंदगी कैसे बदल रही है, और जैसे लोगों की ज़िंदगी बदल रही है उसके अंदर आप आइडियाज़ ढूँढ सकते हैं ऐसे जो आपको हेल्प करें एक नई चीज़ बनाने में। और आखिरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है कि थोड़ा-सा इंसान को ख्वाब भी देखने चाहिए। तो कहते हैं ना कि अपना ख्वाब जो हैं वो हमको मोटिवेट करते हैं एक्शन के ऊपर। अगर हम ख्वाब ना देखें तो हम एक्शन ही नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा जो हाल है वो तो हमें पता है और अपने हाल के अंदर हमारे पास जो लिमिटेशंस हैं हम उसी के अंदर रहेंगे। अगर हम ड्रीम करेंगे तो हमारा दिमाग हमको हेल्प करेगा मुस्तक़बिल के बारे में एक अच्छी राय रखने के लिए, और वो हमारे एक्शन को प्रमोट करेगा। तो अगर हम अपना मुस्तक़बिल चेंज करना चाहते हैं, तो हमें आज अपने मुस्तक़बिल के बारे में सोचना होगा। हमें अपना मुस्तक़बिल बनाना होगा, जैसे लोग कहते हैं, वो ऐसे ही बनता है। आप सोचते हैं उसके बारे में, ख्वाब देखते हैं उसके बारे में, सोचते हैं कि ज़िंदगी कैसी हो जाएगी और उसकी बुनियाद के ऊपर आप अपना प्लान बनाते हैं कि जी, मैंने इस तरीके से मुस्तक़बिल में करना है। अच्छा जी, मैं आपको हर एरिया की कुछ एग्ज़ाम्पल देता जाऊँगा। आप लोगों के दिमाग में जो भी सवालात आ रहे हैं, आप नोट कर लें, ताकि जब हम आखिर में पहुँचे क्वेश्चन एंड आंसर के सेशन में, तो हम प्रॉपर्ली क्वेश्चन एंड आंसर कर सकें। क्वेश्चन एंड आंसर के सेशन में हमारा जो तरीक़ाकार होगा, वो ये होगा कि आप लोग अपना हाथ रेज़ करेंगे और हाथ को गिराएँगे नहीं, क्योंकि वक़्त लगेगा आपकी बारी आने में। जितनी जल्दी हाथ रेज़ करेंगे सीक्वेंस के अंदर, उसी ऑर्डर के अंदर हम लोगों के सवालों के जवाब देंगे। तो ज़हन में रखिए कि आपने अपना हाथ रेज़ करना है और गिराना नहीं है जब तक आपके सवाल का जवाब ना मिल जाए। और जब आपके सवाल का जवाब मिल जाए, तो आप हाथ गिरा दें, ताकि दूसरों को मौका मिल सके। ये भी हो सकता है क्योंकि दूसरा वो सवाल कर ले जो आप करना चाह रहे थे। कोई बात नहीं, जवाब मिल गया, अपना हाथ गिरा दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मौका मिले। ओके? तो अब हम जाते हैं थोड़ा-सा डिटेल के अंदर एक नेक्स्ट लेवल कि ये क्या चीज़ें हैं? इसमें से अच्छे आइडियाज़ कैसे निकलते हैं? तो सबसे पहले मैं आपको इंसान की नॉलेज की एज के बारे में बताता हूँ। ग्रेफ़ाइट कार्बन की एक शक्ल है। जैसे डायमंड है कार्बन, प्योर कार्बन, ऐसे ग्रेफ़ाइट प्योर कार्बन है। ग्रेफ़ाइट से पेंसिल बनती है, पेंसिल से हम कागज़ पे लिखते हैं, और भी जगहों में इस्तेमाल होता है। ग्रेफ़ाइट जो है, उस कार्बन की सॉफ्ट किस्म को अगर हम एक सिंगल एटम थिक लेयर के अंदर कन्वर्ट कर दें, तो उसको ग्रेफ़ीन कहते हैं। जिसको टू डायमेंशनल मटेरियल भी कहते हैं। टू डायमेंशनल तो नहीं होता, लेकिन बहरहाल एक सिंगल एटम थिक अगर ग्रेफ़ाइट हो तो उसको ग्रेफ़ीन कहते हैं। एंड ग्रेफ़ीन इज़ स्ट्रॉन्गर देन
स्टील। ग्रेफीन एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मटेरियल है, अमेजिंगली। हालांकि आप सोचें एक एटम थिक, लेकिन जब वो उस थिक शीट में आ जाता है तो उसको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। अब ये एक नई बिल्कुल इमर्जिंग, जिसको आप कहें ह्यूमन नॉलेज की एज है, ये पिछले 10-20 सालों के अंदर ही ग्रेफीन का मामला हुआ है और पिछले 10 सालों में बेसिकली उसकी प्रोडक्शन के ऊपर काम किया जा रहा है और इस्तेमाल किया जा रहा है बहुत सारी चीज़ों में। क्या आपको पता है कि ग्रेफीन को अगर कंक्रीट में ऐड कर दें तो वो कंक्रीट को तकरीबन 30% ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता है। तो और उसका रेशियो क्या है? 0.03% वेट ऑन वेट, यानी अगर 1 टन कंक्रीट है तो उसके अंदर 30 किलोग्राम क्या कहते हैं अपना ग्रेफीन पड़ेगा, एंड दैट वुड बी मेकिंग इट 30% स्ट्रॉन्गर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो ग्रेफीन ऐड करने से सीमेंट की नीड 30% कम हो जाएगी, क्योंकि 30% स्ट्रॉन्गर है तो हम 30% कम सीमेंट यूज करेंगे। अब 30% कम सीमेंट यूज करने का एंड 30% कम मिट्टी यूज करने का मतलब ये है कि बिल्डिंग का स्ट्रक्चर लाइट हो जाएगा, वेट कम हो जाएगा, उसकी जो लोड बियरिंग की वॉल्स हैं, लोड बियरिंग के जो क्या कहते हैं कॉलम्स हैं, उनका वजन कम हो जाएगा। एवरीथिंग प्रोपोर्शनेटली कम्स डाउन 30%। तो आप सोचें कि कितना बड़ा फायदा है अपनी इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी से। अच्छा जी, इसी तरह कार्बन नानो ट्यूब्स एक अनदर मटेरियल है। कार्बन नैनो ट्यूब्स जो हैं उनको अगर कंक्रीट के साथ मिक्स करें तो वो 18% स्ट्रॉन्गर हो जाता है कंक्रीट। नैनो ट्यूब्स जो हैं वो बेसिकली सिलेंड्रिकल शक्ल है, क्या कहते हैं कार्बन की, सिलेंडर की सूरत में नैनो स्केल के ऊपर छोटे छोटे सिलेंडर्स होते हैं कार्बन के, वो भी बहुत स्ट्रांग होते हैं। तो उनको अगर कंक्रीट के साथ मिक्स करें तो कंक्रीट 18% स्ट्रॉन्गर हो जाता है। ओके, इसका क्या मतलब है? सीमेंट के एक बैग की कीमत इस वक्त पाकिस्तान में 1100 रुपए, 50 किलो का बैग होता है, 22 रुपए पर किलो सीमेंट मिलती है, जबकि ग्रेफीन की कॉस्ट पर किलोग्राम 15,000 रुपए। अगर हम 30% सीमेंट कम इस्तेमाल करते हैं तो 2,527 रुपए बचेंगे पर क्यूबिक मीटर। 1 क्यूबिक मीटर कंक्रीट का बनाने के लिए 2,527 रुपए की बचत होगी। कमर्शियली वायबल बनाने के लिए इस पर्टिकुलर आइडिया को ग्रेफीन की प्राइस या तो 15,000 से गिर के 2,500 रुपए पर किलोग्राम आ जाए, या सीमेंट की प्राइस बढ़ के 22 रुपए पर किलोग्राम से 220 रुपए पर किलोग्राम हो जाए। अब जाहिर सी बात है कि ग्रेफीन की प्राइस कम हो रही है और सीमेंट की प्राइस बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है वो मैं भी आपको बताता हूँ, और बढ़ेगी, मजीद बढ़ेगी, 22 रुपए से बहुत ज्यादा होगी। क्यों होगी वो भी बताता हूँ। एनीवेज, अब अगर आप सोचें, ये ह्यूमन नॉलेज की एज है। अगर हम ग्रेफीन बनाना शुरू कर दें, सस्ता ग्रेफीन बनाना शुरू कर दें, तो हम कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री के अंदर एक पाकिस्तान में भी रेवोल्यूशन ला सकते हैं और ग्रेफीन को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो दोनों चीज़ों में काम आएगा, इंपोर्ट में कमी और एक्सपोर्ट में बढ़ाई की बढ़ोतरी। अच्छा, मज़े की बात यह है, अभी मैं आपको इसकी डिटेल बताऊंगा, इसके और बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, लेकिन अब आप देख रहे हैं कि किस तरह अगर आप ह्यूमन नॉलेज की एज पर होंगे तो आपके पास कैसे आइडियाज होंगे। जरा सा इसको मजीद डीपर देखते हैं। हर किलोग्राम ऑफ सीमेंट को बनाने के लिए 1.76 मेगा जाउल्स ऑफ एनर्जी यूज होती है, दैट इज इक्वलेंट टू 0.0003 बैरल्स ऑफ ऑयल। इसका मतलब ये हुआ कि हर किलोग्राम जो हम बेच रहे हैं सीमेंट का, Sir, your 22 voice रुपए is का, lagging. सबके लिए ऐसा है या सिर्फ इनके लिए ऐसा है? नो सर, आवाज ठीक है। अच्छा Sir. अच्छा जी, हर किलोग्राम सीमेंट जो आज बिक रहा है उसमें एनर्जी की कॉस्ट 8 रुपए है। अब आपको पता है हमारी एनर्जी की कॉस्ट 8 रुपए से बढ़ती जाएगी और बढ़ रही है भी, ये तो 2-4-6 महीने पुरानी वैल्यू है, अब तक की शायद 10 रुपए होगी हो। ठीक है, पाकिस्तान 5 मिलियन मेट्रिक टन सीमेंट के पैदा करता है, बनाता है हर साल। इसका मतलब ये हुआ कि हर साल 134 मिलियन डॉलर का ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं सीमेंट बनाने के लिए। अगर हम 30% सीमेंट बचा सकते हैं तो हम साल के 40 मिलियन डॉलर बचा सकते हैं, और एक नई इंडस्ट्री प्रोड्यूसिंग ग्रेफीन कैन बी एस्टेब्लिश्ड। क्या आप ग्रेफीन बना सकते हैं? मैं आप सब लोगों को चैलेंज करता हूं कि आप सब लोग बना सकते हैं आज की तारीख में ग्रेफीन, खुद बना सकते हैं। आप जाएं यूट्यूब के ऊपर सर्च करें, ये आपका होमवर्क है। आप जाएं यूट्यूब के ऊपर सर्च करें कि ग्रेफीन कैसे बनाते हैं मुख्तलिफ तरीकों से,
और घर पे बनाएं ग्राफीन, आप बना सकते हैं। और वंस यू नो, एक्चुअली यू कैन सेल ग्राफीन ऑनलाइन। डिड यू नो दैट? अभी मैं आपको कुछ और मजे की बात बताता हूँ। दिस इज द फन, ये फन है, ये जिसको आप कहें कि हमारी इंजॉयमेंट है, कि हम जब ये नॉलेज हासिल करते हैं तो हमें पता पड़ता है हम कर क्या सकते हैं। मैंने आपको ये बताया था कि यही होमवर्क जो मैंने ग्राफीन के लिए कैलकुलेशन की है, आपका एक होमवर्क ये है कि आपने यही कैलकुलेशन कार्बन नानो ट्यूब्स के लिए करनी है। तो कार्बन नानो ट्यूब्स की प्राइस मालूम करें, पर किलोग्राम की प्राइस मालूम करें, 1 क्यूबिक मीटर ऑफ कंक्रीट के अंदर कितना ग्राफीन जाएगा, उसकी क्या कीमत होगी, वो करें। बाकी तो मैंने मैथमेटिक्स आपको दे दिए, तो आसान है। नंबर 2, आपका एक्शन आइटम, मैं आपको सबको चैलेंज करता हूँ, आप सब ग्राफीन घर पे बना सकते हैं। अगर साइंस नहीं आती हो तो भी बना सकते हैं। साइंस आना जरूरी नहीं है। मैंने तो साइंस नहीं पढ़ी, मैं तो आर्ट्स का स्टूडेंट हूँ, मैं तो क्या कहते हैं कम्युनिकेशंस में किया है, मैंने बिजनेस में किया है, डजंट मैटर, आप सब लोग कर सकते हैं। ठीक है। और मैं चाहूंगा कि जब आप लोग कर लें तो आप बताएं मुझे, आप मुझे कनेक्ट करें, मार्क करें मुझे लिंक्डइन के ऊपर, टैग करें मुझे कि मैंने बनाई है ग्राफीन। मैं चाहता हूं कि आप लोग बनाएं, इट्स ह्यूज। आपको अभी आगे मजीद बताता हूं। ग्राफीन पूरी दुनिया में 20,000 टन बन रही है पर ईयर, इन 2022 की फिगर है। लेकिन ग्राफीन की जो मार्केट है दुनिया में, वो $620 मिलियन से बढ़कर $1.5 बिलियन हो जाएगी बाय 2025। 2025 में कितने साल रह गए भाई? ये 2020 की फिगर है। 2 साल में ये 1.5 बिलियन डॉलर हो रही है। दैट इज क्यूमुलेटिव एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 19%। ग्राफीन की इंडस्ट्री एक्सप्लोड होने वाली है। अगर आपको ग्राफीन बनाना आ रहा है, आप मार्केट के अंदर बेचना शुरू कर दें। ओके। Another thing that you can do, go and find out ग्राफीन की 1 किलोग्राम की कीमत क्या है। कोई बता सकता है? किसी को पता है आज की तारीख में 1 किलोग्राम ग्राफीन कितने का मिलता है? ओके। आप मालूम कर सकते हैं आराम से, आज की तारीख में ग्राफीन $50 से $150 पर किलोग्राम है। लो क्वालिटी $50 है और हाई क्वालिटी $150 पर किलोग्राम। सो यू कैन इमेजिन, ग्रेफाइट जो है चीपेस्ट मटेरियल है एवरीवेयर। ग्रेफाइट इज and you can create you can create graphene in other ways too, not just using graphite. So you can look at different ways how you can create graphene. So ये एग्जाम्पल आपको मैंने दी है ह्यूमन नॉलेज की एज के ऊपर, कैसे कैसे सोने की कानें मौजूद हैं। आइडियाज के थ्रू वर्क करें, आइडियाज के ऊपर, और इस्तेमाल ढूंढें ग्राफीन का। Another future, think of the future. दुनिया में 12 बिलियन एकड़्स के ऊपर एग्रीकल्चर होता है। पाकिस्तान में 55 मिलियन एकड़्स पे एग्रीकल्चर है। ड्रोन्स, एआई और सेंसर्स, ये 3 चीजें मिलकर आर रेवोल्यूशनाइजिंग एग्रीकल्चर। ठीक है, पाकिस्तान में भी ड्रोन्स की स्टार्टअप्स आ गई हैं जो ड्रोन्स के ऊपर काम कर रही हैं एग्रीकल्चर के लिए, स्प्रे करने के लिए, आपकी तस्वीरें लेके आपकी फसल की जो क्रॉप की आपकी यील्ड है वो कैलकुलेट करने के लिए, आपकी क्रॉप को अगर कोई डिजीज हो रही है, होने वाली है, तो वो देखने के लिए। ये ड्रोन्स पाकिस्तान में अवेलेबल हैं। पाकिस्तान में स्टार्टअप्स हैं जो ये ड्रोन्स बना रही हैं। 2 को तो मैं जानता हूँ जो ऑलरेडी बेच रही हैं, वो स्प्रे भी करती हैं अपना। अगर आपको पेस्टिसाइड स्प्रे करना है, आपको अगर लिक्विड फर्टिलाइजर स्प्रे करना है, दे कैन डू दैट। अच्छा, ये जो ड्रोन्स हैं, इनको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। अब हर कोई तो ड्रोन खरीद के अपने 4 एकड़ जमीन के लिए नहीं रखेगा ना, तो लोग क्या करेंगे? कभी आपने सोचा है कि, और ये पूरी दुनिया में, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, व्हाट आर पीपल गोइंग टू डू? चले, अमेरिका में तो लोगों ने अपनी जेब खरीद दिए ड्रोन, वो खरीद सकते हैं, लेकिन अफ्रीका, अपना एशिया, साउथ अमेरिका, वो लोग क्या करेंगे? उनके पास तो इतने पैसे नहीं है। चलें यूरोप और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, आप कह दें भाई ठीक है उनके पास पैसे हैं। व्हाट आर दे गोइंग टू डू? दे आर गोइंग टू हैव 2 थिंग्स इन द ड्रोन्स इंफ्रास्ट्रक्चर। नंबर 1, ड्रोन रेंटल, रेंट के ऊपर लाके ड्रोन से काम करा लिया। और वो सिर्फ ड्रोन रेंटल ही नहीं है, वो पूरे काम का रेंटल है। मतलब अब ड्रोन वो आएगा, किसान आके कहेगा जी मेरे 5 एकड़ हैं, उसके ऊपर मुझे कल फर्टिलाइजर स्प्रे करना है, एंड they will rent the drone, they will put the fertilizer in the tank, and they will send the drone, or even they will ask somebody to take service from somebody कि यार
2000 रुपये ले लो, 3000 रुपये ले लो, 5000 रुपये ले लो, मेरा ड्रोन जो है वो 5 एकड़ को कवर कर दो। 5 एकड़ को कवर करने के अंदर 2 घंटे लगेंगे, 3 घंटे लगेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगेंगे। सो ड्रोन रेंटल और उसके साथ उसकी सर्विस, उससे भी नेक्स्ट लेवल अगर आप सोचें तो दुनिया के अंदर जैसे पेट्रोल स्टेशन होते हैं, ऐसे ड्रोन स्टेशन होंगे। वो ड्रोन स्टेशन, ये मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने इसके ऊपर 4 साल से सोच रहा हूँ और अभी तक की दुनिया में ये किसी ने इसको पिक नहीं किया है। पेट्रोल स्टेशन की तरह ड्रोन स्टेशन होंगे जहां पे मुख्तलिफ सलाहियतों वाले ड्रोन्स मौजूद होंगे और कोई भी कंपनी ऑनलाइन उनको रेंट कर सकेगी और उनको टास्क देगी और वो अपने एरिया में, उसी लोकल एरिया में वो टास्क करेंगे और वापस आ जाएंगे जहां उनका स्टेशन होगा। कैन यू इमेजिन, पाकिस्तान के अंदर 55 मिलियन एकड़्स की लैंड है। अगर 10,000 एकड़ के पार्सल्स बना दिए जाएं, 20,000 एकड़ के पार्सल्स बना दिए जाएं, तो हाउ मेनी ड्रोन रेंटल शॉप्स और ड्रोन क्या कहते हैं अपना स्टेशंस विल बी नीडेड टू कवर पाकिस्तान। सिर्फ पाकिस्तान की बात कर, और 12 बिलियन एकड़ वर्ल्ड वाइड है। तो हमको अल्लाह ताला ने ये सलाहियत दी है। इस वक्त हम जिस जगह पर हैं, हमारा एग्रीकल्चर बहुत पुराना है और हमारे लिए बड़ा आसानी है कि हम एक जंप मार के इस टेक्नोलॉजी के घोड़े के ऊपर सवार हो जाएं। ठीक है, दिस इज अगेन द एज ऑफ ह्यूमन नॉलेज। हम अभी एक्सप्लोर कर रहे हैं कि ड्रोन कैसे काम करेंगे। सो हाउ कैन यू डेवलप न्यू बिजनेसेस बेस्ड ऑन ड्रोन्स? आप कैसे बिजनेस स्टार्ट करेंगे? तो ये आपका तीसरा टास्क है सोचने के लिए। मैं आपको कोई ऐसे काम नहीं दे रहा हूँ जिसके ऊपर आपके लाखों करोड़ों डॉलर खर्च होने या रुपए खर्च होने, या आपको पता नहीं क्या कहते हैं अपना जमीन आसमान एक कर देने। सिंपल थिंकिंग के टास्क दे रहा हूँ आपको मैं। सोचें आप किस बिजनेस को करना चाहेंगे। ठीक है, अच्छा जी, प्रॉब्लम टुडे, अपॉर्चुनिटी टुमारो। आज की प्रॉब्लम को जो आप फेस कर रहे हैं उसको अपॉर्चुनिटी में कैसे कन्वर्ट करें। मैं आपको ये छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ। ये एग्जाम्पल सिंध और बलूचिस्तान वालों के लिए खास तौर पर है। पाकिस्तान $7 बिलियन का पाम ऑयल इंपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान में 5 लाख एकड़ जमीन ऐसी है जिसके ऊपर पाम बहुत अच्छे से उग सकता है। जमीन तो इससे भी ज्यादा होगी लेकिन ये रेडी है, इसके ऊपर कोई बड़ा लंबा चौड़ा काम नहीं करना। 5 लाख एकड़ है, इनमें से 3 लाख एकड़ सिंध में है, 2 लाख एकड़ बलूचिस्तान में। हम 5 लाख एकड़ के ऊपर $3 बिलियन वर्थ ऑफ पाम ऑयल प्रोड्यूस कर सकते हैं। 4 एकड़ के ऊपर अगर पाम लगा हुआ हो तो एक पूरी फैमिली को साल भर के लिए उसकी इनकम इतनी होगी कि वो प्रॉस्परस होंगे, यानी उनके पास ज्यादा पैसे होंगे। मैं वो नहीं बात कर रहा इनकम रिडक्शन, इनकम जनरेशन की जी, पॉवर्टी रिडक्शन के लिए हम थोड़े से पैसे कमा रहे हैं, नहीं, इतने पैसे होंगे कि वो खुशहाल होंगे। 1,25,000 फैमिलीज कैन बिकम प्रॉस्परस विद इन 8 ईयर्स। 8 साल क्यों? क्योंकि पाम को फल देने के अंदर 7 साल लगते हैं तकरीबन। बजाय इसके कि हम बड़ी बड़ी कंपनियों को लेकर आए कि ये लो 50,000 एकड़ लैंड ले लो, ये लो 1 लाख एकड़ लैंड ले लो, ये करने के बजाय अगर हम 5-5 एकड़ के पार्सल्स पर फैमिली लोगों को दें, थोड़ा सा उनको लोन दें और टेक्निकल सपोर्ट दें, तो ये हमारे लिए प्रॉस्पेरिटी अच्छी है, बजाय इसके कि एक कंपनी बिलियंस ऑफ डॉलर्स मुनाफा कमा रही हो। ये प्रॉस्पेरिटी अच्छी है और ये रिजिलियंट है और ये ज़्यादा पाकिस्तान के लिए डिपेंडेबल है कि हमारे इंडिविजुअल लोग जो हैं वो प्रॉस्परस हों। सो हियर यू गो, आज की प्रॉब्लम, कल की अपॉर्चुनिटी। आपके पास कुछ ज़मीन है, आपके किसी दोस्त के पास कुछ ज़मीन है, पाम लगाइए। शुरू में इतने पैसे नहीं बनेंगे, जब थोड़े से ज़्यादा पाम हो जाएंगे तो पाम का ऑयल निकालने की मशीन लगा लीजिए, उससे ऑयल निकालिए, ऑयल बेच दीजिए। थोड़ा और बेहतर हो जाए हालात, इर्द गिर्द के 500,000 एकड़ के ऊपर, 2,000 एकड़ के ऊपर पाम लग जाए आपके इर्द गिर्द, तो आप रिफाइनिंग प्लांट लगा लें, जिसको आरबीडी कहते हैं, रिफाइनिंग ब्लीचिंग एंड समथिंग एल्स, आई कैन रिमेंबर व्हाट बी इज फॉर। सो हर लेवल के ऊपर आप बढ़ते जा रहे हैं। 1 एकड़ के ऊपर तकरीबन 4 मेट्रिक टन पाम ऑयल पैदा होता है। 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, लेकिन अगर बीच का नंबर रखें 4 मेट्रिक टन। 1 मेट्रिक टन आज की तारीख के अंदर तकरीबन $1,000 का है। तो हिसाब लगा लीजिए, 1 एकड़ के ऊपर $4,000, $1,000 3 लाख रुपए का बनता है, यानी 1.2 मिलियन रुपीस 1 एकड़ पे। तो 4 एकड़ के ऊपर आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। सो
विद ओनली, अच्छा इसका प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि इसको टाइम लगता है फल देने में। तो उसके भी दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि 2 साल का नर्सरी से आप पाम का बेबी लेके और आप लगा लें, दैट इज़ वन वे, और आप अपने 2 साल बचा लें, 3 साल बचा लें। और नर्सरी का बिजनेस अलग है और क्या कहते हैं अपना पाम ट्री का बिजनेस अलग है। दूसरा ये कि हम अगर गवर्नमेंट इसके अंदर समझदारी का मुजाहरा करे तो वो छोटे किसानों को लोन दे सकती है कि वो जिस दौरान में वो पाम की प्लांटेशन कर रहे हैं उस दौरान में उनको थोड़े से पैसे लोन के तौर पे मिल जाएं अपनी लाइफ को सस्टेन करने के लिए। वैसे पाम के साथ केला भी लगाया जा सकता है, बाय द वे। अनदर एग्जांपल ऑफ प्रॉब्लम टुडे अपॉर्चुनिटी टुमारो। सिंध के अंदर 30 मिलियन टन एग्रीकल्चर वेस्ट हर साल पैदा होता है। मेजॉरिटी जला दिया जाता है, फेंक दिया जाता है, ज़ाया होता है। कुछ इस्तेमाल हो जाता है, फीड में इस्तेमाल हो जाता है, थोड़ा बहुत कैटल की फीडिंग में इस्तेमाल हो जाता है और कुछ जगहों पे इस्तेमाल हो जाता है, लेकिन मेजॉरिटी तकरीबन आई थिंक 72% इज अ थ्रो अवे। अगर इसको हम कन्वर्ट करें एनर्जी में तो $7 बिलियन के इक्विवेलेंट एनर्जी पैदा की जा सकती है। $7 बिलियन ऑयल इंपोर्ट कम किए जा सकते हैं अगर हम सिर्फ सिंध का एग्रीकल्चर वेस्ट जो है वो हम एनर्जी में कन्वर्ट कर लें। अब ये आपका होमवर्क मैं एक और दे रहा हूँ, कौन सी न्यू टेक्नोलॉजी ऐसी है जो एग्रीकल्चर वेस्ट को लेके डायरेक्ट एनर्जी में कन्वर्ट कर सकती है, खासतौर पे ऑयल या गैस। ऐसी टेक्नोलॉजी है आज की तारीख में, दुनिया इस्तेमाल कर रही है। तो बल्कि एक पाकिस्तानी इनोवेटर जिसने ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई है वो नेशनल आइडिया बैंक के पहले साल का विनर था। अगर आप NIB की वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको उसकी डिटेल भी मिल जाएगी। बट इट इज़ योर होमवर्क। देखें, आप किसी रूरल एरिया में रहते हैं, एग्रीकल्चर एरिया में रहते हैं, आपके अराउंड वेस्ट बिखरा हुआ है, हर तरफ वेस्ट है, तो उस वेस्ट को एनर्जी में कन्वर्ट किया जाए। सो व्हाई नॉट, क्यों नहीं करना? ये प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करें। एक और एग्जांपल आपको देता हूं, अंडरस्टैंडिंग चेंज। अंडरस्टैंडिंग चेंज का मतलब ये है कि दुनिया कहां जा रही है, किस तरह चेंज हो रही है और उस चेंज के अंदर क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। एक ट्रेडिशनल कार जो है उससे हम इलेक्ट्रिकल कार की तरफ दुनिया ट्रांसफॉर्म हो रही है। अच्छा, मैंने यहाँ पे ये रेट नहीं दिया है कि किस रेट से नई इलेक्ट्रिक कारें आ रही हैं भारत। इलेक्ट्रिक कार के अंदर ग्रेफाइट, कॉपर, निकल, मैग्नीज, कोबाल्ट एंड लिथियम, ये मेन इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपको चाहिए। तो लिथियम जो है वो बैटरीज के अंदर यूज होता है। इस वक्त जो सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी पर किलोग्राम ऑफ बैटरी एनर्जी देती है वो लिथियम। पाकिस्तान के पास एक एस्टिमेट के मुताबिक पूरी दुनिया को सप्लाई करने के लिए 500 साल तक लिथियम मौजूद है। फॉर 500 years वी कैन प्रोवाइड द होल वर्ल्ड लिथियम। इस वक्त दुनिया 5,40,000 मेट्रिक टन लिथियम बनाती है। एंड बाय 2030 जो ग्लोबल इकोनॉमिक फोरम है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF, उनके प्रोजेक्शन ये है कि 3 मिलियन मेट्रिक टन चाहिए होगा। सो डू द मैथ, विद इन द नेक्स्ट 7 years world needs a lot of lithium, and a lot of people are saying that by 2025 the world will be seeing a shortage of lithium, कि जो lithium की production है और mining है cannot keep up with the growth. So here you go, another opportunity आपके लिए ज़बरदस्त किस्म की, कि आप एक चेंज को समझ रहे हैं और उसके साथ देख रहे हैं कि आप क्या कर सकते हैं। मालूम करें पाकिस्तान में लिथियम है कहाँ, बाहर की कंपनीज आके क्यों लिथियम को माइन करें, हम क्यों नहीं करें, हम खुद क्यों नहीं करें। इस वक्त चाइना की एक बहुत बड़ी कंपनी पाकिस्तान को ने उसको इजाज़त दी है पाकिस्तान में लिथियम माइनिंग की। भारत ये एक स्टेप है, अच्छा है, लेकिन इसके आगे हमें खुद करनी चाहिए माइनिंग। बाहर की कंपनी क्यों करे हमारे लिए आके, और फिर जो माइन करके लिथियम निकल रहा है उसको फिर क्लीन करना है, उसकी फैक्ट्रियाँ लगेंगी, फिर बैटरियाँ बनानी है उससे। हम तो बैटरियाँ भी नहीं बनाते, बैटरियाँ बनाने की फैक्ट्रियाँ लगेंगी। ठीक है, हम दुनिया को लिथियम ही क्यों बेचें, हम दुनिया को लिथियम को बैटरी में कन्वर्ट करके क्यों ना बेचें, ज़्यादा पैसे कमाएंगे। सो अंडरस्टैंडिंग दिस चेंज कैन ओपन अप न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर अस एज पाकिस्तान एंड एज फॉर यू इंडिविजुअली। सो हियर इज द होमवर्क। 10 नेचुरल रिसोर्सेज आइडेंटिफाई करें और उनकी क्यूमुलेटिव एवरेज ग्रोथ, क्यूमुलेटिव एवरेज एनुअल ग्रोथ
जो है वो आप आइडेंटिफाई करें फॉर द नेक्स्ट 5 to 7 years, और फिर देखें कि वो कौन सी हैं जो 15% या उससे ज़्यादा क्या कहते हैं ग्रो कर रही हैं एनुअली, और देखें उनमें से कौन सी ऐसी चीज़ें जो पाकिस्तान में माइन की जा सकती हैं, पाकिस्तान में प्रोड्यूस की जा सकती हैं, पाकिस्तान में पैदा की या तो नेचुरल रिसोर्सेज में या प्रोडक्शन के अंदर आ सकती है। उसके लिए हमें क्या स्किल्स चाहिए, किस किस्म के लोग चाहिए उसमें काम करने के लिए, क्या हमारे पास वो स्किल्स हैं, क्या पाकिस्तान के पास वो रॉ मटेरियल्स हैं। अगर उनका जवाब हाँ में है तो क्या आप कोई ऐसा तरीका सोच सकते हैं जिससे हम उनकी कॉस्ट या उनकी क्वालिटी या उनको हम तेज़ी से बना सकते हो, और कोई और कंपेटिटिव एडवांटेज हो हमारा, जिससे हम उन चीज़ों को जो दुनिया में जिनकी डिमांड बढ़ रही है उन चीज़ों को हम प्रोड्यूस कर सकें पाकिस्तान में। अगर ये आप कर सकते हैं, यू हैव अ गुड आइडिया। सो अंडरस्टैंडिंग चेंज बहुत सारे तरीकों से आप समझ सकते हैं, और उनके अंदर आपके लिए सोने की कानें छुपी हुई हैं। लेट्स टॉक अबाउट अ ड्रीम। मैं आप लोगों को सबको ये ड्रीम का चैलेंज देता हूँ। कॉमन ड्रीम इज स्ट्रॉन्गर देन इंडिविजुअल ड्रीम। मेरा अपना ड्रीम है मैं मार्स पे चला जाऊँ, ये इंडिविजुअल है। मेरा ड्रीम है कि पाकिस्तान चांद पे चला जाए, और आप सब लोग मेरे साथ इसमें शामिल हैं। ये हमारा कलेक्टिव ड्रीम। आज मैं जिस ड्रीम की बात आपसे कर रहा हूँ वो एक कलेक्टिव ड्रीम है। मैं चाहता हूँ आप सब लोग इसको ड्रीम करें। आगे आने वाले 20 सालों में दुनिया जितनी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट देखेगी वो पिछले 300 सालों के बराबर है। अब आप सोच लें कि आपके 20-30 साल में कितनी टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है, सिर्फ आपकी ज़िंदगी के 20 सालों में, 25 सालों में, 30 सालों में कितनी टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है। कैन यू इमेजिन कि पिछले 300 सालों में, और पिछले 300 सालों में सारी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुई है। 17वीं सदी के मिडिल से और अब तक की जो इंडस्ट्री बनी है वो पिछले 300 सालों में बनी है। सो इट इज़ प्रोजेक्टेड कि 20 ईयर्स में, आपकी ज़िंदगी में नहीं बल्कि आपके कैरियर के मिड में जो है वो दुनिया इतनी बदल जाएगी जितना 300 सालों में बदली है। कुछ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज जो मैंने रिसर्च की है 7 इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पे, वो $50 ट्रिलियन की नई इकोनॉमिक इम्पैक्ट, ग्लोबल इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्रिएट करने वाले हैं। $50 ट्रिलियन का। पाकिस्तानी दुनिया की पॉपुलेशन का 3% है, 2.9, 3% कह लें। वैसे भी हम तेजी से बढ़ा रहे हैं पॉपुलेशन, 3 हो जाएंगे। एंड वी आर वन ऑफ द यंगेस्ट नेशन, 68% ऑफ आवर पॉपुलेशन इज बिलो 30। तो क्या हम इस $50 ट्रिलियन का 3% कैप्चर नहीं कर सकते? भाई हम इतने लोग हैं, इतनी हमारे पास दिमाग हैं, हमारे पास इतनी रिसोर्सेज हैं, सब कुछ है। तो ये जो नई इकोनॉमी 20 साल में बनने वाली है, क्या हम इसका 3% कैप्चर नहीं कर सकते अपने लिए? दैट्स द ड्रीम। कितना होगा? $50 ट्रिलियन का 3% कितना होगा? डू द मैथ। आपकी आंखें खुल जाएंगी। हम तो छोटे छोटे ख्वाब देख रहे हैं, जरा बड़ा ख्वाब देखना शुरू करें, मिल के देखना शुरू करें। ठीक है? तो दैट इज अबाउट द ड्रीम। द पावर ऑफ द ड्रीम इज दैट इट विल गिव यू होप फॉर एक्शन। ड्रीम नहीं देखेंगे तो उम्मीद नहीं पैदा होगी एक्शन की। ड्रीम देखने के बाद नेक्स्ट स्टेप है अपने ऊपर यकीन कि हम कर सकते हैं। हम एज अ कौम कर सकते हैं, आप एज एन इंडिविजुअल कर सकते हैं। अगर कोई और कर सकता है इंसान, तो आप भी कर सकते हैं। कोई कमी नहीं अल्लाह ताला ने किसी इंसान को रखी है। हम भी कर सकते हैं जो दूसरे कर सकते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि आपका क्या ड्रीम है? आप सोचें, अपने लिए ड्रीम सोचें। 20 साल का ड्रीम, 30 साल का ड्रीम, 10 साल का ड्रीम, क्या चाहते हैं? नाउ व्हाट? तो ये तो मैंने आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दिया कि आइडियाज़ कहाँ हैं, कुछ एग्जांपल्स दिए आपको, और आपको ये बताया कि आपको क्या सोचना चाहिए। कुछ सवालात आपको दिए जो आपने उम्मीद है कि नोट कर लिए होंगे। अब क्या 5 चीज़ें हैं। प्रॉब्लम्स टुडे, नंबर 1, जो आज की प्रॉब्लम है, अगर आप वो सॉल्व कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। अंडरस्टैंड द चेंज, और उससे अगर आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपॉर्चुनिटी, बहुत अच्छा है। थिंक ऑफ द फ्यूचर, और फ्यूचर की क्या अपॉर्चुनिटीज हैं उनके बारे में सोचें, बहुत अच्छा है। इंसान की नॉलेज की एज कहाँ पर है उसको देखें, तो बहुत अच्छा है। और डे ड्रीम करें। ये 5 चीज़ें आप करें, और 5 आइडियाज़ लिखें अपने लिए। ये सारे सवालात जो मैंने पहले दिए हैं सब चीज़ों से, अपने लिए 5 आइडियाज़ लिखें और उनके बारे में लर्न करें।
ये 2 हफ्ते का टारगेट है आपका, क्योंकि 2 हफ्ते के बाद नेक्स्ट सेशन होगा, तो 2 हफ्ते में आपने ये काम करना है। सर योर 5 वॉइस इज आइडियाज नॉट लिस्ट। क्लियर। अच्छा, सब लोगों के लिए ऐसे ही है? वॉइस क्लियर आ रही है साहब? सर नहीं सर, वॉइस So क्लियर yes, है, sir. शायद This is from very my clear to us. side. Maybe there is problem with him. नहीं सर, अच्छा, इट्स वेरी ठीक। क्लियर। ठीक, गुड गुड। तो मैं आपको एक अच्छी खबर सुना देता हूँ। इस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग आपको अवेलेबल होगी, तो आप लोग परेशान ना हो। अगर कुछ चीज़ें मिस कर रहे हैं तो इंशाल्लाह आपको हम रिकॉर्डिंग दे देंगे। जो लोग आए हैं इसमें और पूरा टाइम रहे हैं, तो हमारे पास रिकॉर्ड है, कौन आया है, कितने टाइम रहा है, उनको मिलेंगे। ओके, अच्छा जी, 5 आइडियाज़ लिखें अपने लिए। उन 5 आइडियाज़ के बारे में लर्न करें कि दुनिया क्या कर रही है उन आइडियाज़ के बारे में। गूगल और चैट जीपीटी को अपना दोस्त बना लें। दे शुड बी योर बेस्ट फ्रेंड फॉर द नेक्स्ट 2 वीक्स। जो चीज़ ढूंढनी है आप चैट जीपीटी पे जाके सवाल करें, गूगल पे जाके सवाल करें। ये ध्यान में रहे कि चैट जीपीटी झूठे और गलत जवाब भी देता है, ये मैं आपको बता दूं। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग स्टोरी, अगर टाइम हुआ तो मुझे याद दिलाइएगा, बाद में शेयर करूंगा। और अपने कैलेंडर को अभी मार्क कर लें, 1 अक्टूबर को 2 बजे हमारा टॉपिक है अच्छे आइडियाज कौन से हैं। आइडियाज तो बहुत सारे हैं, अच्छे कौन से हैं ये कैसे बताएंगे। और अच्छे भी आपके लिए, किसी और के लिए नहीं। किसी और के लिए अच्छा आइडिया तो भाई ठीक है, वो कर लेगा, उसकी मर्जी। आपके लिए अच्छा आइडिया कौन सा है। तो ये हमारा नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशन होगा। आप इन 5 आइडियाज़ के साथ आइएगा और इनके बारे में अच्छी डीपर नॉलेज के साथ आइएगा, और फिर हम आपको बताएंगे कि अच्छे आइडियाज़ कौन से हैं। उनकी बेस के ऊपर अपने 5 आइडियाज़ को इवैल्यूएट कीजिएगा और फिर उनमें से पिक कीजिएगा कि वो कौन सा आइडिया है जो आपको सबसे बेहतर लग रहा है। ठीक है, थोड़ा सा हमारे NIB 3 के प्लान के बारे में। इस साल NIB स्टार्ट हुआ था जब मैं प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की टीम में अपना इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर काम कर रहा था, और हमने प्रेसिडेंट ऑफिस के साथ मिलके एक विज़न क्या कहते हैं प्रेसिडेंट ऑफिस की डेवलप की, जो कि प्रेसिडेंट की विज़न है कि पाकिस्तान जो है वो इंटरनेशनली जो है रिकग्नाइज हो अपनी साइंटिफिक रिसर्च, अपनी कमर्शलाइजेशन, अपने इनोवेटिव आइडियाज़ के लिए इन इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़, और पाकिस्तान की जो नॉलेज बेस इकॉनमी है उसको बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो ये प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की विजन है। इसमें NIB के अंदर इस साल 50 के करीब इंस्टीट्यूशंस हैं। आज की डेट में जो बच्चे यहाँ पर आए हैं वो तकरीबन 100 यूनिवर्सिटीज़ से हैं। सो ये हमारी यूनिवर्सिटीज़ का जो इंगेजमेंट है वो पिछले 2 साल से आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड होकर यहाँ तक पहुँची है। इस साल के प्राइजेस भी बहुत एक्साइटिंग हैं। जो टॉप 10 आइडियाज़ हैं उनको 3 डेज एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग और नेटवर्किंग सिलिकॉन वैली के अंदर USA में उनको इन्वाइट किया जाएगा। और जो टॉप 5 आइडियाज़ हैं उनमें से उनमें से एक टीम मेंबर को भी इन्वाइट किया जाएगा। और जो टॉप 5 आइडियाज़ हैं उनको 1-on-1 मीटिंग्स भी करवाई जाएंगी विद टॉप इन्वेस्टर्स इन सिलिकॉन वैली। तो जो पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स हैं सिलिकॉन वैली में, उनके साथ उनकी 1-on-1 मीटिंग्स होंगी, जिसमें वो उनको हेल्प करेंगे कि वो अपनी प्रेजेंटेशन को, अपनी पिच को, अपने प्लान को बेहतर बनाएं। जितने भी नेशनल रनर अप हैं उनको हम एस्पायर के बूट कैंप्स के अंदर बुलाएंगे, जहां पे हम उनको हेल्प करेंगे अपनी पिच को बेहतर बनाने में और अपनी प्रेजेंटेशन को बेहतर बनाने में। और इसके अलावा पाक एंजल्स का जो इन्वेस्टर्स नेटवर्क है उसके कोहोर्ट 2 की एप्लीकेशंस के लिए भी उनको इनवाइट करेंगे। पाक एंजल्स इन्वेस्टर नेटवर्क जो है वो एस्पायर पाकिस्तान का प्रोग्राम है, और ये पाकिस्तान का पहला एंजल इन्वेस्टर नेटवर्क है जो अर्ली स्टेज आइडियाज़ के अंदर इन्वेस्ट करता है। इसके अलावा हम पाकिस्तान के फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और काटी और दूसरी जो इंडस्ट्री के लीडिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं कि आपके आइडियाज़ में आपको मैच कर सकें इंडस्ट्री पार्टनर्स के साथ जो इन्वेस्ट करने के लिए और आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हो। ठीक है, इसके अलावा नेशनल एंड इंटरनेशनल प्रमोशन आपको मिलेगी, और 300 से ऊपर इनोवेटर्स की एलुमनाई है ऑलरेडी NIB की, तो यू विल बी पार्ट ऑफ दैट, और वो एलुमनाई भी आपको हेल्प करेगी। सो देयर आर लॉट्स ऑफ बेनिफिट्स कि आप इस कंपटीशन के अंदर अपने आइडियाज़ को लेकर आएँ, और अगर आपका आइडिया नहीं जीता तो भी ठीक है, क्योंकि आप अपने आइडिया पे काम शुरू कर देंगे और अल्लाह ताला आपकी मदद करेंगे आपको आगे बढ़ाने में। ठीक है, तो ये प्राइजेज और बेनिफिट्स हैं। इस साल 2 लेवल के ऊपर कंपटीशन होगा। इससे पहले कि आप अपना आइडिया सबमिट करें, आप अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर कंपटीशन होगा, आप उसमें अपना आइडिया सबमिट करेंगे, और फिर यूनिवर्सिटी विनर्स को पिक करके हमें देगी प्रोविंशियल लेवल पे। तो फिर प्रोविंशियल लेवल का
क्या कहते हैं अपना कंपटीशन होगा और फिर उसके बाद नेशनल लेवल का कंपटीशन होगा। टाइमलाइन हमारी ऐसी है कि 23 सितंबर लास्ट डेट है आइडिया सबमिट कराने की, तो आपके पास बहुत टाइम है, आपने लेकिन भरपूर तैयारी करनी है। लास्ट डे 23 नवंबर है। प्रोविंशियल कंपटीशन 16 दिसंबर को होंगे और प्रोविंशियल अवार्ड्स जो हैं 30 दिसंबर को दिए जाएंगे। नेशनल कंपटीशन जो है 14 फरवरी को होगा और 28 फरवरी को नेशनल फाइनल फिनाली होगी, हमारी इवेंट होगी जिसमें प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इंशाल्लाह तमाम विनर्स को अवार्ड्स देंगे। तो ये हमारी टाइमलाइन है। हमारी 6 ट्रेनिंग सेशंस हैं जो बिटवीन नाउ एंड नवंबर आपको हेल्प करेंगे, एक जर्नी में आपको लेके चलेंगे जिसमें आपने आइडिया सोचें, उनके ऊपर काम करें, उनको कमर्शियल बनाने में आपकी हेल्प करें और फिर हम आपको बताएंगे आप सक्सेसफुली कैसे अपने आइडिया को सक्सेसफुल कैसे बना सकते हैं और उसके बाद आप अपना आइडिया कैसे सबमिट करें। 12 नवंबर को और 19 नवंबर को हम सब मिलके एक हम सेशन करेंगे जिसमें सब लोग अपना आइडिया सबमिट करें। जिन लोगों के यूनिवर्सिटी कंपटीशन हो रहे हैं वो अपनी यूनिवर्सिटी के कंपटीशन के स्केड्यूल को फॉलो करेंगे, वो इस स्केड्यूल को फॉलो नहीं करेंगे लेकिन ट्रेनिंग सेशन में सब आ सकते हैं। इट इज ओपन फॉर एवरीवन। कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स आपके लिए जो बहुत ज़रूरी है मेरे ख्याल में, आप सब लोग इनको नोट कर लें। नेशनल Your mic is muted. Sir, your mic is mute. सर आपका माइक म्यूट हुआ है। सर आपका माइक मेरा गला कौन घोट रहा है भाई? अच्छा, NID की वेबसाइट nidpk.org आप ऑलरेडी जा चुके हैं। फेसबुक पे अभी जाके फॉलो करें ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें। facebook.com/National Idea Bank। लिंक्डइन पे फॉलो करें नेशनल आइडिया बैंक को, linkedin.com/company/National Idea Bank। और सबसे ज़्यादा मैं इम्पॉर्टेंट आपको बताऊं कि अगर आप कलेक्टिव ड्रीम के ऊपर बिलीव करते हैं तो मैं आपको जिस बिलीव के ऊपर हमने एस्पायर पाकिस्तान बनाई है, मैं उस बिलीव के ऊपर आपको इनवाइट करता हूं कि आप ज्वाइन करें एस्पायर पाकिस्तान। वो बिलीव क्या है? हमें बचपन से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के पास अल्लाह का दिया सब कुछ है। पाकिस्तान के पास अल्लाह का दिया सब कुछ है तो भाई हम लोग खुशहाल क्यों नहीं है? अगर अल्लाह का दिया सब कुछ है तो हम खुशहाल क्यों नहीं है? इसका मतलब ये है कि अगर या तो हम कहें कि अल्लाह का दिया सब कुछ नहीं है, ये तो गलत बात है क्योंकि हमें पता है कि अल्लाह ने हमें सब कुछ दे दिया, लेकिन हम खुशहाल नहीं है क्योंकि हमारा अमल जो है वो मिसिंग है। राइट डायरेक्शन के अंदर अमल अगर हम करेंगे तो हमारे पास सब चीज़ें मौजूद हैं। तो एस्पायर का मकसद है लोगों को, एस्पायर की विजन है एक प्रॉस्परस पाकिस्तान थ्रू इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इस बिलीव के साथ कि अल्लाह ताला ने हमें सब कुछ दे दिया है, अब हमें एक्शन ले करने। तो आप लोगों को इनवाइट करता हूँ, aspirepk.org पे जाएं और आप एस्पायर के मेंबर भी बने।